दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। मुझे उन पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगाना है, पर गौरव मौर्य अभी तक जिंदा हैं और इसी वजह से देविका ने वो विशेष दवाई बिना किसी मुश्किल के बना ली और इसी वजह से राजकुमार अर्णव का स्वास्थ्य भी बेहतर हो चुका है। मुझे तो बस आपकी फिक्र है पिताजी। राजकुमार तरुण ने महाराज को बोला। राजकुमार तरुण की बात पर महाराज गहरी सोच में चले गए। तेजाश्री और तुम्हारे बीच में चीजें कैसी हैं? महाराज ने राजकुमार तरुण से पूछा। राजकुमार तरुण ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया। वो मेरे से काफी प्रसन्न हो गई थी और सारी चीजें बराबर चल रही थी। फिर देविका मौर्य के साथ वो हादसा हो गया। उस हादसे की वजह से वो बहुत मूडी हो चुकी है और अभी तक गुस्से में है। महाराज ये सुनकर परेशान हो गए। फिर भी राजकुमार तरुण ने जिद करके बोला, पिताजी, राजकुमार अर्णव और मौर्य महल काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में है। अगर ये बात सच हुई तो बस हो गया। महाराज ने गुस्से में कहा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम ये बताओ कि अफसर नवीन का मामला और जिन घरों में जबरदस्ती कब्जा किया गया था, उन सबकी जांच पड़ताल का क्या हाल है? महाराज ने जल्दी से बात का मुद्दा बदलते हुए पूछा। अफसर नवीन के बारे में पूछे जाने पर राजकुमार तरुण चौंक गए और कुछ देर के लिए चुप हो गए। अफसर नवीन शहर की सीमा रेखा पर शहर की रक्षा करते थे। कुछ असाधारण चीजें देखने के बाद उन्होंने ये बात बड़े अफसर राजेंद्र सिंह को बता दी थी। इसी वजह से मौर्य सेना को जीत हासिल हुई थी। इसी बात की वजह से महाराज ने अफसर नवीन की तारीफ की थी और उन्हें एक बड़े पद पर चढ़ाया था। वो अब शहर में एक अफसर के पद पर आ गए थे। अफसर नवीन का पूरा नाम नवीन शेखर आजाद था। वो सबसे निष्कपट और ईमानदार अफसर थे। शहर में बहुत सालों से रहने के बाद भी उन्हें ज्यादा लोग जानते नहीं थे। न ही उन्होंने कभी शाही महल के साथ कोई ज्यादा संपर्क रखा। अब राजेंद्र सिंह एक युद्ध में मारे गए थे, तब भी अफसर नवीन उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने बस एक चिट्ठी भेज दी थी। नवीन शेखर आजाद शहर के कोई बड़े अफसर तो थे नहीं, पर उनके ईमानदार सिद्धांतों की वजह से कुछ लोग उन्हें जरूर जानते थे। मैंने उसमें जांच पड़ताल का आदेश दिया हुआ है, पर क्योंकि नवीन शेखर आजाद एकदम शांत हैं, वो अपने कामों को बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। मुझे अभी भी सबूत इकट्ठे करने हैं। राजकुमार तरुण ने जल्दी जल्दी में महाराज को समझाया। मूर्ख, महाराज ने गुस्से से और परेशानी से बोला। तरुण, तुम अभी भी जवान हो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से अपराध हैं जिसके लिए ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। राजकुमार तरुण चौंक गए थे। उन्होंने महाराज की नजरों में बुरापन देखा। नवीन शेखर आजाद को मौर्य खानदान की वजह से ही शाही परोपकार प्राप्त हुआ था। उसने राजेंद्र सिंह की जान भी बचाई थी। अगर उस पर यह आरोप लगा दिया गया कि उसने शाही परोपकार को धोखा दे दिया है और उसने शहर में आम लोगों पर दबाव डाला है, तो मौर्य महल उसके खिलाफ कोई न कोई कदम तो जरूर उठाएगा। राजकुमार तरुण को पहले कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसे समझ आया तो उसने एकदम शैतान सी मुस्कान दी। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मैं आज ही नवीन शेखर आजाद को गिरफ्तार कर लूंगा। रुको, महाराज ने धीरे से अपना हाथ उठाकर कहा। नवीन शेखर आजाद बहुत ही काबिल हैं। मामूली गार्ड्स उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर वो बच निकला तो तुम्हारी जॉब को भी खतरा हो सकता है। मुझे सावधान करने के लिए शुक्रिया, राजकुमार तरुण ने बोला। उसने सोचा, देविका मौर्य, इस बार मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। मौर्य शहर की शांति अब जल्द ही तबाह होने वाली थी और शहर में जल्द ही आंधी आने वाली थी। आखिरकार मौर्य सेना के लिए दवाइयां तैयार हो चुकी थी। देविका ने आदेश दे दिया था कि दवाइयों के टोकरे को पहले गौरव मौर्य के पास ले जाना चाहिए। जाने से पहले देविका ने कमल के तालाब के पास जाकर उसमें के गुलाबी रंग के सुंदर कमलों को देखा। जैसे ही उसने उस सफेद खूबसूरत कमल को देखा, उसकी नजरें और नरम हो गईं। मालकिन, वो छोटा कमल अपने इंसानी रूप में वापस आ गया और तालाब में से तैरकर बाहर निकल आया। उसने अपने छोटे हाथों की सारी ताकत इस्तेमाल की और तालाब में से बाहर निकल गया। वो बहुत थक गया था, इसलिए उसने एक सेकंड के लिए रुककर एक लंबी सांस ली और फिर वो देविका को अपनी चमकती आंखों से देख रहा था। सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम कैसे हो? देविका ने मुस्कुराते हुए छोटे कमल को पूछा। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैंने उस लकड़ी की मोती का इस्तेमाल किया है। वो लकड़ी की मोती शक्ति को शुद्ध कर देती है और मेरी उगने की शक्ति बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह संबंधी आत्माओं की दुनिया में थी। छोटे कमल ने खुशी से देविका को बताया। देविका ने अपना सर हिलाया। भले ही वो और छोटा कमल गुप्त तरीके से काम कर रहे थे, कभी न कभी और किसी न किसी दिन ये सब काम आएगा। अपना काम जारी रखो, मैं अभी चाचा जी से मिलने जा रही हूँ। देविका मुड़कर चली गई। छोटा कमल वापस से कमल बन गया और कमल के तालाब में जाकर तैरने लग गया। जैसे ही वो गौरव मौर्य के बगीचे में पहुंची, उसने देखा कि वो बगीचा उन दवाइयों के टोकरों से भरा हुआ था जो उसने बनाकर भिजवाई थी। जैसे ही वहाँ के नौकरों ने देविका को देखा, उन लोगों ने उसे प्रणाम किया। देविका जी, बड़े मालिक और दूसरे मालिक अभी कुछ बात कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें परेशान करने से मना किया है। उस नौकर ने देविका को सावधान करते हुए बोला। देविका ने जल्दी से दरवाजे को जाकर खटखटाया। मौर्य अर्जुना ने अंदर से पूछा, कौन है? दादाजी, मैं हूँ देविका। देविका ने जवाब दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला
और वहाँ मौर्य अर्जुना खड़े होकर देविका को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके पीछे दवाइयों का टोकरा देखकर वो चौंक गए थे। ये सब चाचा जी के लिए है। तुम छोटी लड़की बस हर वक्त अपनी चाचा जी के बारे में सोचती हो। जो कुछ भी अच्छा होता है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है। मैंने सुना कि तुमने अपने चाचा जी को कोई बेहतरीन वाइन भी दी थी। तुम्हारे दादाजी के बारे में क्या? मौर्य अर्जुना ने बोला। देविका ने अपनी आंखों की पलकें झपकाई और कहा, दादाजी अगर आपको वो वाइन चाहिए तो मैं। हो देविका, मैं तो बस मजाक कर रहा था। भला तुमने ये बात कैसे मान ली? फिर मौर्य अर्जुना देविका को कमरे में ले गए। देविका अब भी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी को वाइन चाहिए थी या फिर नहीं। दादाजी को वाइन नहीं चाहिए थी। तुम पहले बैठ जाओ, मौर्य अर्जुना ने बोला। देविका बात मानकर चुपचाप बैठ गई। अब समय आ गया है कि तुम हमें बताओ कि उन बक्सों में क्या है। इस बार तुम्हारे चाचा जी के लिए क्या है? मौर्य अर्जुना ने खुशी से हंसते हुए कहा। वो खुश इस बात को लेकर थे कि अब उनकी पोती को कोई परेशानी नहीं होती थी और न ही वो कोई परेशानी पैदा करती थी। वो चाचा जी के लिए नहीं है, वो मौर्य सेना के लिए है, देविका ने जवाब दिया। ये सुनकर गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना चौंक गए। उनसे भी ज्यादा कमरे में खड़ा अशोक चौंक गया। देविका, तुमने क्या कहा? मौर्य सेना के लिए? तुम्हारा मतलब क्या है? मौर्य अर्जुना ने कुछ घबरा कर पूछा। गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना का रिएक्शन देखकर देविका ने धीरे से समझाया। मैंने मौर्य सेना के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई हैं, जिससे सैनिकों की नसें ताकतवर हो सकती हैं। ये दवाई बड़े लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य देविका की शक्ल को हैरानी से देखते रह गए। बड़े लोग आगे भी अपनी नसों को ताकतवर बना सकते थे? ऐसा कैसे संभव था? देविका, क्या ये सच है? क्या ये दवाई सच में वैसा कुछ कर सकती है? मौर्य अर्जुना ने खुशी से पूछा। देविका ने उन दोनों की ओर देखा और पूछा, चाचा जी, दादाजी, आप दोनों वो दवाई रोज नहीं ले रहे हैं क्या? दोनों बाप बेटे हैरान रह गए। देविका रोज गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना के खाने को तैयार करती थी। वो उनके खाने में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां डालती थी और उस खाने के साथ उन्हें कई अलग अलग दवाइयां भी भिजवा देती थी, जो उनके शरीर को ताकतवर बनाएंगी। उनके शरीर पहले की तरह कमजोर नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आया कि कब उनके शरीर में इतने सारे बदलाव आ गए। सबको पता था कि जब एक इंसान अलर्ट बन जाता है तो उसकी नसें ताकतवर बनना बंद हो जाती हैं। गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना ने एक दफा भी नहीं सोचा था कि ये सब बदलाव उनके खाने पीने की वजह से आ रहे थे। उनके खाने पीने ने ही उन्हें इतने चमत्कारी परिणाम दिए थे। ये सब अविश्वसनीय था। देविका, हम ऐसी चीजें खा रहे थे? गौरव मौर्य के पास शब्दों की कमी होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया था कि उनकी नसें ताकतवर हो चुकी हैं। पर जब देविका ने उन्हें ये राज की बात बताई, उन्हें सब कुछ समझ आ गया। देविका सच कह रही थी। मौर्य सेना बहुत बड़ी है, इसलिए मैं उन्हें दवाइयों की गोली ही दे सकती हूँ। देविका को उन्हें जड़ी बूटियों से भरा खाना दिलाने में भी दिलचस्पी थी और ये उनके शरीर पर थोड़ा कम कठोर होता। पर हजारों से भी ज्यादा सैनिकों के लिए खाना बनाना असंभव था। अगर वो लोग अपना महल बेच भी देते तो भी यह संभव नहीं हो पाता। मौर्य अर्जुना को महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। क्या ये दवाई वही दवाई है जिनके बारे में तुम बात कर रही हो? गौरव मौर्य ने देविका से पूछा। ये बाप बेटे की जोड़ी किसी भी चीज से इतनी जल्दी नहीं चौंक जाते थे। देविका ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। गौरव मौर्य और मौर्य अर्जुना ने एक दूसरे को कुछ परेशानी से देखा। देविका, ये तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने सिखाया है ना? मौर्य अर्जुना ने कुछ कठोरता से पूछा। हाँ। तुम्हारे मास्टर के पास दवाइयों के बारे में विशेष जानकारी है। जो चीजें तुमने सीखी हैं, इसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सुना है और मौर्य खानदान हमेशा के लिए उनका आभारी रहेगा। पर अगर ये खबर बाहर किसी को पता लग जाएगी तो तूफान आ जाएगा। अगर ये बात बाहर निकल गई तो मौर्य शहर तो छोड़ो, बाकी के शहर भी चुप नहीं रहेंगे, मौर्य अर्जुना ने बोला। देविका की कला और उसका ज्ञान एक आशीर्वाद भी था, पर उसी के साथ साथ एक श्राप भी था। रायवंश ने अपनी इज्जत दवाई के बलबूते पर बनाई थी, ताकत के बलबूते पर नहीं। सारे जग में रायवंश के पास सबसे अच्छे डॉक्टर और सबसे अच्छे दवाई बनाने वाले थे। सबसे ताकतवर इंसान भी रायवंश के सामने कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी दवाई की जानकारी आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। जो दवाई देविका बना रही थी वो रायवंश के बस की बात नहीं थी। जैसे ये दवाई जो नसों को ताकतवर बनाती है, उसके बारे में लोगों ने नहीं सुना था, बिल्कुल वैसे ही इतने सालों से सारे लोग अपनी नसों को बचपन में ही तैयार कर लेते थे, क्योंकि बड़े होने के बाद ये कार्य करना असंभव था। अगर इन लोगों को पता चलता कि नसों को ताकतवर करने के लिए कोई दवाई है जो बड़ों में भी असरदार है, तो फिर हंगामा मच जाता। अगर ये खबर बाहर निकल जाएगी तो बहुत बुरा होगा। मौर्य महल, मौर्य शहर के अंदर तो बहुत ताकतवर था, पर अगर बाहर के शहरों को ये बात पता लग जाएगी तो क्या पता देविका मौर्य की भी रक्षा ना कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।